गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ई विद्या मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। हमने केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया है और बाकी चैप्टर्स की आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ई विद्या ऐप डाउनलोड किया हुआ है सभी बच्चों ने, या विद्या का क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है, उसके अंदर जितना मटेरियल या क्वेश्चंस दिए हैं सभी बच्चे उनको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से करते रहिएगा, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। आज हम आपकी बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव जो प्रकृति में आपको दिखाई देते हैं वो सब क्या होते हैं? जीव, जिनके अंदर जीवन होता है। बेसिकली मूल रूप से जो पदार्थ पृथ्वी पे प्रकृति के अंदर हमें दिखाई देते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग होता है सजीव और दूसरा भाग होता है निर्जीव। सजीव क्या होते हैं? जहाँ पर जीवन होता है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जावेद आलम, हाँ, इसके बायो के कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग राशि। तो फिलहाल हम बायोलॉजी करते हैं। तो बायोलॉजी में मैंने बताया कि जो हमारे जीव होते हैं, जो हमें पदार्थ दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, हाँ बिल्कुल सही है शेखर। तो सजीव और निर्जीव दो प्रकार के होते हैं। सजीव क्या होते हैं? जिनके अंदर जीवन होता है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम चलता है, उनको हम बोलते हैं सजीव। और निर्जीव जिनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई लाइफ नहीं होती है, कोई लाइफ के प्रोसेस, कोई जीवन के प्रक्रम नहीं होते हैं। तो एक एक करके आप देखें जरा। सबसे पहले सजीवों के अंदर गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स तो खैर गति नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वृद्धि करते हैं। प्लांट्स क्या होती है? वृद्धि होती है। छोटा सा पौधा बढ़ता 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 कितना बड़ा हो जाता है, उसके अंदर वृद्धि होती है। तो सजीव के अंदर गति भी होती है और वृद्धि भी होती है। गति, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जबकि निर्जीव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखते हो आप लोग, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है एक जगह, पत्थर के अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, एक जगह पड़ा पड़ा हजारों साल तक वहीं पड़ा रहेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी रहती है एक जगह, हजारों साल तक वहीं खड़ी रहती हैं। तो इनके अंदर कोई किसी प्रकार की वृद्धि, किसी प्रकार की गति नहीं होती है, इसलिए इनको निर्जीव बोलते हैं। दूसरा नंबर आता है जनन। जनन में क्या होता है? वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव जो होते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे पौधा होता है, पौधे के अंदर बीज होता है, बीज से बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। किसी भी एक पौधे पे आप देखो, उसके अंदर जो बीज आता है उस बीज से हजारों पौधे उगाए जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो सजीव के अंदर जनन भी पाया जाता है, जबकि निर्जीव के अंदर जनन नहीं होता है। पत्थर एक जगह पड़ा है तो वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उससे 2, 3, 4, 5 बनते चले जाएंगे। हाँ, हेडिंग है राशि है, ठीक है। उसके बाद पोषण आता है। पोषण में क्या होता है? शरीर, जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं किसी भी रूप में, चाहे भोजन ग्रहण करें, चाहे पौधों के रूप में ग्रहण करें, चाहे जंतुओं के रूप में ग्रहण करें। तो वो क्या करते हैं? उस भोजन को ग्रहण करके और अपनी वृद्धि करते हैं, अपने शरीर की वृद्धि करते हैं। इसको बोलते हैं हम पोषण। जबकि निर्जीव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अपने समान उत्पन्न करते हैं, सही बात है। अब आती है उपापचयी क्रियाएं। सजीवों के अंदर जैसे पौधे होते हैं, पौधे के अंदर भोजन का निर्माण होता है, जल का जड़ों द्वारा अवशोषण होता है, और वो जड़ों से लेके पूरे पौधे की जो बॉडी होती है उसमें फैल जाता है। भोजन भी क्या होता है? सारी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, टहनियाँ बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं हो जाती हैं। और इसके लिए इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर भी चलती हैं और पौधों के शरीर के अंदर भी चलती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं बोलते हैं। इसके अंदर एक अपचय होता है और एक उपचयन होता है, और जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद भोजन। सभी जीव जो होते हैं, सजीव कोई भी हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण से क्या होता है? उसका पाचन होता है,
और उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, पोषण मिलता है और शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, और ऊर्जा किस रूप में होती है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्वेश्चन आता है। एटीपी जो होते हैं एनर्जी करेंसी होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो भी क्या होती है, एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी के टूटने पर, एटीपी जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें क्या मिलता है, उससे एटीपी टूट जाता है किस रूप में, एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट जाता है और यहाँ से एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी क्या काम आती है, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की वृद्धि करती है। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है, पाचन चल रहा है, श्वसन चल रहा है, हमारा रुधिर जो है पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो सब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। और ये एडिनोसिन फॉस्फेट क्या होता है, फिर से एटीपी के अंदर बदल जाता है और वो ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद जो सजीव होते हैं, सजीवों का शरीर जो होता है, हाँ, एडीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, A4 एडिनोसिन, D4 डाई, P4 फॉस्फेट, और एटीपी का एडिनोसिन ट्राई, T4 ट्राई, P4 फॉस्फेट। ठीक है, एडीपी क्या है, शेखर अवस्थी। एटीपी जो होता है ये एनर्जी करेंसी होती है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, A4 एडिनोसिन, T4 ट्राई, P4 फॉस्फेट। ठीक है, जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है ये टूट जाता है। एटीपी का मॉलिक्यूल अणु जो होता है वो टूट जाता है, तो वो टूट के क्या करता है, वो एडिनोसिन डाई बनाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वो क्या हो जाता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में बाहर निकल जाती है और ऊर्जा निकलती है। वो शरीर के अंदर ऊर्जा जो होती है, शरीर की वृद्धि के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी उपापचय अभिक्रिया चल रही हैं उन सब के काम आता है। तो ये कुछ अंतर होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर लिखिए, या सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब आता है पोषण, जीवों के अंदर पोषण। जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जंतु हो, हमारे जितने भी जीव जंतु होते हैं, आप जैसे नेचर के अंदर दिखते हैं, गाय, भैंस, बैल वगैरह, जितना भी कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, सजीव हैं। इनको भोजन की आवश्यकता होती है। और पौधे जो होते हैं, पौधों की भी भोजन की आवश्यकता होती है। अगर किसी जीव को भोजन या पानी या हवा नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, कुछ दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और वो समाप्त हो जाएगा। तो पोषण जो होता है, जीवों के अंदर भोजन को ग्रहण करना, उस भोजन से ऊर्जा मिलना और उस ऊर्जा से शरीर के निर्माण में वृद्धि होना, शरीर के अंदर गति करना, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाएं जो होती हैं, श्वसन होता है, रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन चलता है, रक्त का, रुधिर का, और शरीर के अंदर जो अन्य क्रियाएं होती हैं, उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस पूरे प्रक्रम को पोषण बोलते हैं। तो पोषण को कितने भागों में बांटा है हमने, सबसे पहले आता है, हाँ मर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है, इस प्रकार का पोषण होता है जिसमें जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्व का मतलब अपने आप, तो स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये पोषण किसके अंदर पाया जाता है, ये पोषण पाया जाता है पौधों के अंदर। कहाँ मिलता है स्वपोषण, सिर्फ हरे पौधों के अंदर मिलता है, हरे पौधों के अंदर। क्योंकि हरे पौधे क्या होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है, बाकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे अंदर नहीं होती है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है। तो ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे, स्वपोषण, जिसमें कोई भी जीव जो होता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसको बोलते हैं स्वपोषण। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, हरे पौधे। अभिक्रिया कौन से थे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब आते हैं परपोषण। परपोषण में होता है जो किसी के ऊपर निर्भर रहता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको बोलते हैं परपोषण। किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, हरे पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन द्वारा।
जैसे हम मनुष्य हैं या जानवर हैं, जानवर क्या खाते हैं? चारा खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? हाँ, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है ये क्रिया। जावेद आलम, बिल्कुल सही बात है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो हम लोग क्या खाते हैं? फल फ्रूट जितने भी लेते हैं, दालें लेते हैं, दूध लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, अनाज खाते हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से प्राप्त होती हैं, पौधों से मिलती हैं। इसलिए हम परपोषण के अंदर आते हैं। तो परपोषण वो पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और किसके ऊपर निर्भर रहता है? वो निर्भर रहता है पौधों के ऊपर। ठीक है। अब परपोषण को हमने 3 भागों में बांटा है। एक प्राणी संभोजी होता है, होलोजोइक जिसको बोलते हैं, जो ठोस भोजन लेते हैं, ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक या प्राणी संभोजी। दूसरा आता है ये जैसे सभी जीव होते हैं, ठोस पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं, सब्जियां, दालें, दूध और जो मेवे होते हैं वो सब हम ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी वो होते हैं जो मृत पदार्थों के ऊपर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मृत पदार्थ जैसे सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं या जीव मर जाने के बाद वो सड़ गल जाता है, कुछ दिन बाद सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। वे जीव होते हैं जो कि सड़े गले या मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनको हम मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। और तीसरा आता है परजीवी। इसके अंदर मृतोपजीवी के अंदर कौन कौन होते हैं? जैसे कवक होता है, फंजाई होती हैं और बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। ये सब क्या होते हैं? जब कोई पौधा गल जाता है या कोई जीव मर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? वो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उस शरीर को सड़ा गला देते हैं, खा जाते हैं उसको। शैवाल होते हैं और कवक होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, वायरस भी होते हैं कुछ। और परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो होते हैं जो दूसरों जीवों से अपना शोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। जैसे बड़े जीवों की, हमारी आंतों की, मनुष्य के आंत में क्या हो जाता है? कुछ कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, राउंड वर्म जिसको बोलते हैं, गोल कृमि हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं? जैसे फीता कृमि हो जाता है आंत के अंदर। वो क्या करता रहता है? इंसान की आंतों से भोजन को ग्रहण करता रहता है। कुछ पौधे भी होते हैं जो कि दूसरे पौधों के ऊपर उग जाते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। इतनी बात। हाँ, जैसे जूं होती है, जावेद आलम, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के या जानवरों के शरीर में हो जाती है, बालों में रहती है और उससे अपना जो ब्लड होता है उसको शोषित करती रहती है, चूसती रहती है, सक करती रहती है। जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर क्या करते हैं? इंसान के ऊपर बैठ के उनका खून चूसते रहते हैं। ये सब क्या होते हैं? परजीवी की कैटेगरी में आते हैं, परजीवी की श्रेणी में आते हैं। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर है। सजीव निर्जीव में अंतर, जीवों में पोषण क्या होता है और पोषण कितने प्रकार का होता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो बहुत ही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। या हाँ ठीक है शेखर, सभी बच्चे सही हैं। राशि, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और जल के साथ अभिक्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है? हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ये अभिक्रिया जो होती है क्लोरोफिल के अंदर होती है। पौधों के अंदर एक हरा पदार्थ होता है, पत्तियों के अंदर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इसमें हाँ अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में,
सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी। रात के टाइम पौधे जो होते हैं कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और क्या चाहिए, पौधों के अंदर क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। बनता क्या है, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं और इसको ही हम फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। दोनों का सूत्र जो होता है एक ही जैसा होता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। और पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं और ये ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारे श्वसन के काम आती है। हम श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, न पौधे जीवित रह पाएंगे ना हम जीवित रह पाएंगे। तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते रहते हैं और ऑक्सीजन छोड़ के वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। उसी ऑक्सीजन के कारण हम जीवित रहते हैं। तो संतुलित सभी बच्चे कर लेंगे इसको, बहुत आसान है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया। ऑक्सीजन अब किधर हो गए, 6 CO2, 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 दूनी 12 और 6 18, और यहाँ कितने हैं 6 और 6 दूनी 12 और 6 18। ऑक्सीजन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है। अगर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे तो क्या होगा, हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्लोरोफिल के अंदर अभिक्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह अभिक्रिया दिन के समय होती है, रात के समय नहीं होती है। ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और यही हम खाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, ग्लूकोज जो है जिससे हमारी लाइफ चलती रहती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमेशा हमें ग्लूकोज से मिलती है एटीपी के रूप में, हाँ एटीपी के रूप में, ठीक है। अब जरा इसकी मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या कारक कौन कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। 2 कारक होते हैं जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण चलती है। फर्स्ट नंबर होता है, एक बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक में कौन कौन हो गया, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, फर्स्ट नंबर पे सूर्य का प्रकाश, दूसरा CO2 और तीसरा H2O। ये सब कहाँ से मिलते हैं पौधों को, बाहर से मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाह्य कारक। कहाँ से मिले, बाहर से मिले। सूर्य का प्रकाश भी बाहर से मिला, CO2 भी बाहर से मिली और H2O भी बाहर से मिली। अगर वायुमंडल के अंदर CO2 नहीं होगी तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए वायुमंडल के अंदर CO2 का होना भी बहुत ज़रूरी है। CO2 हानिकारक गैस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये वायुमंडल के अंदर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक होता है अंतः कारक, जो कि पौधों के अंदर होता है। कौन सा कारक होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा पौधों के अंदर तो वो क्या नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, सिर्फ हरे पौधों के अंदर होता है, और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई जीव जंतु जितने भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसके अंदर 2 अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया होती है प्रकाश की अभिक्रिया में, और एक होती है एक अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरी अभिक्रिया होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में। हाँ, ब्रजनंदन कुमार जमीन से जल लेता है। हाँ, पौधे जल कहाँ से लेते हैं भाई, जमीन से ही लेते हैं, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। जड़ों के द्वारा पूरा का पूरा पानी शोषित कर लेते हैं, और पानी के साथ घुल के क्या आ जाता है, जो खनिज लवण होते हैं, जितने भी खनिज लवण होते हैं वो सब पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं और अभिक्रिया चलती रहती है। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और एक डार्क अभिक्रिया होती है, अंधेरे में होती है, जिसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती, और ये प्रकाशिक अभिक्रिया होती है
ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया को एक नाम और दिया गया है, हिल अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, हिल नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसको नाम दिया गया हिल अभिक्रिया। ठीक है। और इस अभिक्रिया को नाम देते हैं ब्लैकमैन। ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया ब्लैकमैन। तो पूछा जा सकता है प्रकाशिक अभिक्रिया का दूसरा नाम बताइए, हिल अभिक्रिया क्या होती है, या प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, ब्लैकमैन अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। और ये अभिक्रिया कहाँ होती है? जो हरित लवक होता है क्लोरोफिल के अंदर, कहाँ पे? ग्रेना के अंदर होती है। हरित लवक में ग्रेना में होती है ये अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? हरित लवक के अंदर, ग्रेना के अंदर। हाँ, रामायण मिश्रा, केल्विन चक्र, बिल्कुल सही बात है। और ये अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रोमा क्या होता है? हरित लवक में वो जगह होती है जहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। हरित लवक में ग्रेना क्या होता है? ये सारी चीज़ें हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो हरित लवक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ये क्या हो जाता है? सक्रिय अवस्था में आ जाता है। सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करके हरित लवक जो होता है ये सक्रिय अवस्था में आ जाता है, मतलब इसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा भरते ही इसके अंदर क्या होता है? हाँ, पत्तियों में होता है हरित लवक, सही बात है। शेखरावस्थी स्ट्रोमा क्या होता है? हरित लवक के अंदर एक भाग होता है, जैसे हरित लवक के अंदर ग्रेना होता है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है, ऐसे ही हरित लवक के अंदर दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा, जहाँ पर यह डार्क अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है और इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलती है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है? वो जो हरित लवक है ऊर्जा को, क्वेश्चन बैंक विद्या के लेने हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, रीता देवी विद्या का क्वेश्चन बैंक ले ले और उसके क्वेश्चंस के ट्राई करें, उनको प्रैक्टिस करें। तो जो क्लोरोफिल ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया, उसके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी आते ही क्या होता है? जल का अपघटन हो जाता है। जल का अपघटन, जल अपघटन में पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या विद्युत की उपस्थिति में जल अपघटन कहाँ होता है? H2O। H2O का अणु टूट जाता है जल के रूप में। इसमें क्या बनता है? 4H+ बनते हैं प्लस 4OH- बनते हैं 4H2O से। इसको बोलते हैं जल अपघटन। सबसे पहले फोटोलाइसिस जिसको बोलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में इसका टूटना, जल का टूटना। और इसमें से जो 4OH- हैं, ये अभिक्रिया मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री में कई बार बता चुका हूँ। जल कैसे टूटता है? तो इसमें से जल बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन निकल जाती है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल जाती है। तो जो ऑक्सीजन निकलती है किसमें? हरे पौधों के अंदर। वो कौन से अभिक्रिया में निकलती है? प्रकाशिक अभिक्रिया में। किसके अंदर निकलती है? ग्रेना के अंदर। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? हिल अभिक्रिया। इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, स्थानांतरण तंत्र होता है, जिसके द्वारा ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त कर देते हैं। और ये जो एटीपी का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन अभिक्रिया बोलेंगे। और इसमें अभिक्रिया क्या होती है? 4H+ + 2 NADP। ये NADP जो होता है, बताता हूँ क्या होता है इसका पूरा नाम, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। N4 निकोटिनामाइड, A4 एडेनिन, D4 डाई और P4 फॉस्फेट। इससे बन जाएगा 2 NADP H2 + ADP बन जाएगा
एटीपी बनेंगे यहाँ पर। और ये एडीपी जो होते हैं, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, अकार्बनिक फॉस्फेट को ग्रहण करके क्या बना देंगे, एटीपी का निर्माण कर जाएंगे, ये एटीपी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया देंगे, फिर उसके बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया पे आएंगे। अगर आपसे खाली प्रकाशिक अभिक्रिया पूछी जाती है तो आप इतना लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम जब भी आएंगे हो जाएंगे, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, ये मत सोचो कब होंगे, जब भी होंगे वो तो होने ही हैं। ठीक है, अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में आपको क्या दिखाना है, इसके अंदर जो एक एक स्टेप में रिएक्शन नोट करते चले जाओ। CO2 के अणु, अनुराग, हाँ, श्याम बिहारी, ये दोनों क्रिया जो होती हैं प्लांट में ही होती हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही क्रिया में। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो CO2 के 6 अणु होते हैं, कोशिकाओं में, कोशिका के अंदर जो RDP होता है, NADP का पूरा नाम निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट, बता दिया है मैंने, हर्ष बता चुका हूँ, रीता देवी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये RDP के अणुओं के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद ये PGA क्या करता है, हाइड्रोजन को प्राप्त करके क्या बना देता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कुणाल मिश्रा लिख लो भैया, ये NADP यहाँ लिख देता हूँ, ये NADP निकोटिनेमाइड, निकोटिनमाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट। पीयूष कुमार सिंह, ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये बन गया। ठीक है, PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये PGAL के जो अणु होते हैं पुनः RDP के अंदर चेंज हो जाते हैं, रिबुलोज डाइफॉस्फेट, दिस इज रिबुलोज डाइफॉस्फेट, दिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो शेष दो अणु जो होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसकी जो पूरी रिएक्शन बनती है अभिक्रिया, जो डार्क अभिक्रिया की पूरी रिएक्शन बनती है वो क्या बनती है, 6CO2 बनता है, प्लस 12 ATP के अणु बनते हैं, प्लस 2 NADPH2 और क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 2 ATP यहाँ पर बन जाएंगे, प्लस 12 NADP और प्लस आपका 6H2O का अणु बन जाता है। ये पूरी की पूरी रिएक्शंस जो है आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में दी हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इतना मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, RDP का पूरा नाम है रिबुलोज डाइफॉस्फेट, PGA का पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGAL का पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और RDP फिर से बन गया, ये बन गया रिबुलोज डाइफॉस्फेट। और ये जो फॉर्मूला होता है ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइप से पूछा जा सकता है 4 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो आप क्या करेंगे, ये प्रकाशिक अभिक्रिया देंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया देंगे। आधा आधा भी पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, आप इसमें से बता देंगे पूरा का पूरा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूरा दिया हुआ है विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मुझे है कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है प्रयोग द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। भाई अभी थ्योरी में तो हमने पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकल रही है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ऑक्सीजन गैस ही निकलती है या कोई और गैस निकलती है? तो उसके लिए एक परीक्षण है, उस परीक्षण को मैं बता रहा हूँ। क्या करते हैं, एक बड़ा बीकर ले लेते हैं, बीकर के अंदर पानी भर लेते हैं यहाँ तक इस तरीके से, और इसके अंदर एक कीप रख लेते हैं ऐसा उल्टा करके। ये कीप रख लिया और इस कीप के अंदर कुछ प्लांट्स डाल देते हैं, जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला वगैरह ये पौधे होते हैं। ये हाइड्रिला का पौधा है। ये क्या होता है, जल के अंदर प्रकाश संश्लेषण करता है, सूर्य का प्रकाश। और इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं उल्टी करके इस तरीके से, और यहाँ से सूर्य का, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाइड्रिला को रखते हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आने देते हैं। सूर्य का प्रकाश आएगा और वायुमंडल से CO2 गैस आएगी। CO2 गैस क्या होगी, वायुमंडल से आ रही है। ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, परख नली है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये परीक्षण एक दिन के लिए करते हैं पूरा का पूरा। कुछ घंटों के बाद क्या होता है, जैसे इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया चालू होना शुरू होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बुलबुले आ जाते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस परीक्षण नली के अंदर ऑक्सीजन गैस भर जाती है यहाँ से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण चालू हो गया। चारों तरफ से क्या मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, CO2 मिल गई, जल के अंदर है ही ये, तो अभिक्रिया क्या हो गया, चालू हो गई प्रकाश संश्लेषण की। तो ये ऑक्सीजन के बुलबुले बन जाते हैं। जब कुछ टाइम बाद ये ऑक्सीजन से भर जाएगी तो क्या करते हैं, इसको परख नली को निकाल लेते हैं और जल के अंदर इसको अंगूठे से दबा लेते हैं। ठीक है, तो अंगूठे से दबा के ये जो टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, परख नली होती है, इसको दोबारा उल्टा ऐसे उल्टा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वो जो माचिस की तिल्ली होती है, परख नली के ऊपर से अंगूठा हटाते ही उसके ऊपर ले जाने पर वो बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो माचिस की तिल्ली एकदम बुझ जाती, लेकिन टेस्ट ट्यूब के ऊपर, परख नली के ऊपर जब हम उसको ले जा रहे हैं माचिस की जलती हुई तिल्ली को, तो वो बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसमें जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, समझ रहे हो जावेद आलम? हाँ, तो ये ऑक्सीजन अभिक्रिया है, सिद्ध हो गया। अब इसमें 2-3 पॉइंट हैं। पॉइंट क्या है, ये पूछा जाता है, अगर हम इस साधारण जल की जगह, ठंडे जल की जगह उबलता हुआ पानी ले लें, उबलता हुआ जल ले लें, तो क्या होगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि उबले हुए जल के अंदर CO2 गैस नहीं होती है। ठीक है, उबले हुए जल में से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी। दूसरा पॉइंट आता है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया जाए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सभी को पता है। शेखर अवस्थी वीडियो को दोबारा से देखना, 2 बार 3 बार पूरा समझ आ जाएगा। अब इसी टॉपिक को बार बार रिपीट थोड़े ना करेंगे, आगे भी बढ़ना, आगे के टॉपिक भी कवर करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बेकिंग सोडा डाल देता हूँ, तो बेकिंग सोडा डालने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के अंदर डालेंगे तो बेकिंग सोडा से CO2 निकल जाती है। आप लोग जानते हो बेकिंग सोडा से CO2 निकलेगी, तो ये CO2 ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को मिल जाएगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, इसका मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन जाएगी। तो बेकिंग सोडा डालने पर, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसके अंदर डालने पर अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होगी, तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा मात्रा में निकलेगी।
ठीक है, लिख दिया मैंने। रामायण मिश्रा गलत है फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। ये बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, वो क्या होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जावेद आलम ने बिल्कुल सही दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन आएगा आप लोगों से कि भाई सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन गैस निकलती है, कैसे सिद्ध करेंगे, एक परीक्षण द्वारा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा, पाचन क्या होता है। कुछ एनिमल्स की बात करते हैं, जंतुओं के बारे में। पौधों के अंदर तो हमने बता ही दिया है। अब आता है पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जो भी फूड हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। वो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। उसका पाचन के दौरान, पाचन एक ऐसी विक्रिया होती है जिसमें शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, और वो एंजाइम्स जो होते हैं हमारे भोजन को छोटे छोटे घुलनशील टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और घुलनशील टुकड़ों में तोड़ने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, अवशोषण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पाचन बोलते हैं। इसके द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, ATP नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं बता रहा हूँ कि पाचन जो होता है किस तरीके से कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो पाचन के विभिन्न पद होते हैं, सबसे पहले मुख एवं मुख गुहा में होता है। हमारा जो मुख होता है, बकल कैविटी होती है, ये जो पूरा पोर्शन होता है मुख के बाद यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी या मुख गुहा। तो भोजन हमने लिया, उसको चबाया, कुछ देर के बाद उसको हमने अंदर निगल लिया। चबाने में क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है, हाँ, हर्ष पोरवाल, मनुष्य का पाचन तंत्र 8 से 10 मीटर लंबा होता है। सही बात है, ठीक है। जावेद आलम, हाँ, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ देना, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों के अंदर तोड़ देना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाचन प्रक्रिया। तो मुख गुहा के अंदर जो हमारी मुख, ये बकल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं काफ़ी देर तक। चबाने से क्या होता है, जो भोजन के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, जो हमारी लार होती है, सलाइवा होती है, इसमें टाइलिन एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम इसको बोलते हैं। और ये क्या करती है, जो स्टार्च को शर्करा के अंदर बदल देती है। जो स्टार्च जो होती है ये जटिल होता है, और ये क्या करेगा, शर्करा के अंदर उसको बदल देगा। तो यहाँ पर भोजन जो होता है सलाइवा के साथ मिल जाता है और स्टार्च के साथ मिल जाता है। इसके बाद ग्रसिका आती है, ग्रसिका या ईसोफेगस। ये जो नली होती है यहाँ से, ये पूरा का पूरा जो गले की नली होती है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस या ग्रसिका। इसके अंदर क्या होता है, पाचन कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ के द्वारा, यहाँ से इस ग्रसिका से भोजन होते हुए कहाँ चला जाता है, आमाशय के अंदर चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है। मांड ये होता है, स्टार्च जो होता है, ब्रजनंदन कुमार, मांड स्टार्च को ही बोलते हैं। जो चावल के अंदर होता है उसको बोलते हैं मांड या स्टार्च। और तीसरे नंबर पर ग्रसिका के द्वारा भोजन जो होता है आमाशय में आ गया। अब आमाशय के अंदर पहुँचता है भोजन, कौन कौन सी विक्रिया होती हैं, क्या क्या पाचन होता है। आमाशय के अंदर जैसे भोजन जाएगा, एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, उसके अंदर से जो जठर रस होता है, जठर ग्रंथि को सक्रिय कर देता है, जिससे वो जठर रस का उत्पादन करता है। इस जठर रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसके अंदर HCl एंजाइम होता है, HCl एसिड होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन होता है। ये कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन के जटिल टुकड़ों को सरल टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं। तो पेप्सिन कहाँ अभिक्रिया करता है, प्रोटीन के ऊपर अभिक्रिया करता है। जितने भी हम प्रोटीन पदार्थ खाते हैं, पेप्सिन एंजाइम उनको तोड़ देता है, किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, प्लस पेप्टाइड के अंदर तोड़ देगा, इनके अंदर तोड़ देगा और भोजन का पाचन होना शुरू हो जाएगा। और जो मिल्क होती है, दूध के ऊपर क्या, रेनिन एंजाइम,
रेनिन एंजाइम जो होता है दूध के साथ अभिक्रिया करता है। हाँ, पेप्सिन रेनिन, सही बात है, ये होता है। और ये कैसीन को अलग कर देता है। जो मिल्क की प्रोटीन होती है, दूध के अंदर पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन को अलग कर देता है। जो कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम, दूध से अलग कर देता है। और यहाँ भोजन जो होता है 3 से 5 घंटे तक रहता है। स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर भोजन जो होता है 3 से 5 घंटे तक रहता है। और इसे हम जो होते हैं काइम कहते हैं, CHYME। जो स्टमक के अंदर भोजन पच चुका है, जिसका पाचन हो चुका है, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम के साथ मिलके 3 से 5 घंटे तक स्टमक के अंदर रहेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, काइम, CHYME बोलेंगे। ठीक है। अब ये भोजन जो होता है आगे चलेगा कहाँ, छोटी आंत के अंदर। जो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर भोजन का पाचन हो गया है, वो अब आगे चलेगा। एक क्रमांकुचन गति होती है, इस तरीके से संकुचन होता रहता है और भोजन जो होता है आगे की तरफ चलता रहता है। तो अब भोजन कहाँ जा रहा है, अब हमारा भोजन जा रहा है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। नाम तो बोलने को तो इस आंत को हम छोटी बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी होती है। तो छोटी आंत के अंदर सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया होती है, इसके अंदर सबसे पहले ग्रहणी होती है। ग्रहणी भाग होता है, ये वाला जो ग्रहणी भाग होता है इसको हम डिओडिनम बोलते हैं। डिओडिनम, इसमें क्या होता है, भोजन, इसके अंदर अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस और पित्त रस, यहाँ पर क्या मिलते हैं, यकृत से आता है पित्त रस। लिवर जो होता है, लीवर पार्ट से कौन सा आता है, पित्त रस आता है, जिसके अंदर पित्त होता है, जो कि भोजन को अभी पचाने का काम करेगा। और अग्नाशय से जो आता है वो कौन सा आता है, अग्नाशिक रस। अग्नाशिक रस, ये 2 प्रकार के रस जो होते हैं यहाँ छोटी आंत में मिलते हैं। क्वेश्चन आता है यकृत से आने वाला रस कौन सा होता है, पित्त रस होता है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस भी बोल सकते हो। और अग्नाशय से अग्नाशिक रस आता है, जिसको हम पैनक्रिएटिक जूस भी बोलते हैं। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियास, और इसको बोलते हैं लिवर। यकृत जो होता है बहुत बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भोजन जो होता है अम्लीय माध्यम से किसके अंदर चेंज हो गया, स्टमक से आने वाला भोजन जो था वो किस माध्यम में था, अम्लीय में था। अब ये यहाँ पर किस माध्यम के अंदर चला गया, क्षारीय माध्यम के अंदर चला गया। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो क्या क्या अभिक्रिया करते हैं, एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, एक लाइपेज एंजाइम होता है। भोजन को, ये ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के ऊपर अभिक्रिया करता है, प्रोटीन के ऊपर अभिक्रिया करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम। इसको क्या कर देगा, छोटे छोटे पेप्टाइड्स के अंदर कर देगा। पेप्टाइड्स जो होता है छोटा पार्ट होता है, प्लस पेप्टोन, इनके अंदर तोड़ देगा। और ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। ये जो ट्रिप्सिन होता है, अनुराग का आंसर बिल्कुल सही है, क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, अम्लीय माध्यम में ये काम नहीं करेगा। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है छोटी आंत के अंदर ही काम करेगा। इसके बाद जो वसा होती है, वसा के ऊपर अभिक्रिया करता है लाइपेज एंजाइम, LIPASE, लाइपेज एंजाइम अभिक्रिया करता है और इसको वसीय अम्लों में या ग्लिसरोल में बदल देता है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरोल के अंदर इसको परिवर्तित कर देगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आगे ग्रहणी के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है वो आगे चलता है दूसरे नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर होता है। दूसरा नंबर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम, इलियम पार्ट के अंदर चलता है। इलियम पार्ट के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या अभिक्रिया होती हैं। शर्करा होती है हमारी, शुगर, ये शुगर किसकी उपस्थिति में काम करती है, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में काम करती है और ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, ये पूरा का पूरा ग्लूकोज बन जाएगा। लैक्टोज जो होती है, मिल्क शुगर, दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। और ये लैक्टोज जो होता है इसको लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कहाँ चेंज कर देगा, ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। अब सब क्या हो रहा है, पाचन जो होता है पूरा होता चला जा रहा है और ग्लूकोज का
निर्माण होता चला जा रहा है। इसका माध्यम बेस है, हाँ सभी का माध्यम बेस है। क्षुद्रांत्र जो होता है जावेद आलम, ये छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को ही हम क्षुद्रांत्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद माल्टोज जो होता है, माल्टोज किसकी उपस्थिति में चेंज होता है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज होता है। कहाँ पर, ग्लूकोज के अंदर। अब आप देख रहे हो शर्करा, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब अलग अलग एंजाइम की उपस्थिति में कहाँ चेंज होती जा रही हैं, ग्लूकोज के अंदर चेंज होती जा रही हैं। और ग्लूकोज ही हमारा अल्टीमेट फूड होता है, अंतिम सोर्स होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, अवशोषित होकर आंतों के द्वारा, बड़ी आंत छोटी आंत के अंदर जो विलाई होती हैं उनमें अवशोषित होकर ब्लड के अंदर चला जाएगा, खून के अंदर चला जाता है, रक्त के अंदर, और वहाँ से कोशिकाओं के अंदर भेज दिया जाता है। और कोशिका के अंदर जो इनका दहन वगैरह होता है, ऑक्सीकरण होता है, उससे हमें एटीपी का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर निकलता है। और शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी मैंने बताया है कि एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है। उत्कर्ष जैन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये बन गए सारे के सारे, यहाँ पे ग्लूकोज आ गया। अब इतना करने के बाद भोजन का क्या होगा, अवशोषण होना चालू हो जाएगा। अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर ही अवशोषण होता है। आंत के अंदर जो विलाई होती हैं, जो रसांकुर होती हैं, भोजन का अवशोषण करेंगी, ग्लूकोज का अवशोषित करके उसको कहाँ भेज देंगी, ब्लड के अंदर भेज देंगी, रक्त के अंदर भेज देंगी, ठीक है। अब भोजन जो होता है, बचा खुचा जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने जो अवशिष्ट पदार्थ बचे वो कहाँ चले गए, बड़ी आंत के अंदर, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। इसमें से कुछ देर रहने के बाद भोजन जो होता है, बड़ी आंत के अंदर जो होता है भोजन कुछ देर रहेगा, और यहाँ से जो उसके अंदर जल होता है वो बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर के अंदर वापस भेज देंगे इसको, पानी उसमें से निकाल के। और जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचता है बड़ी आंत के अंदर, उसको गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा पाचन तंत्र ये मनुष्य का, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाचन क्या होता है, और उसको ह्यूमन में, मनुष्य में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है। आप मुख गुहा से लेके बड़ी आंत तक का पूरा पाचन दिखा सकते हैं, और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। अब विटामिन्स, विटामिन्स क्या पदार्थ होते हैं, कोई बच्चा बताएगा विटामिन्स क्या होते हैं। व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिनको हम वृद्धि कारक भी बोलते हैं। इनके बिना शरीर के अंदर वृद्धि नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इनका हमें डेली ग्रहण करना बहुत आवश्यक होता है। और विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, और एक वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, बी और सी विटामिन होते हैं, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के ये होते हैं। आपसे पूछा जाता है विटामिन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर ये शरीर में उचित मात्रा में न लिए जाएं तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इनको हम वृद्धि कारक भी बोलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन होते हैं जो हमें डेली प्राप्त होते हैं, दूध से प्राप्त होते हैं, सब्जियों से प्राप्त होते हैं, दाल से प्राप्त होते हैं। ये हमें ज़रूरी होता है इनका डेली लेना। अगर इनको ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर कमी हो जाएगी, और अगर इनको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो शरीर से ये बाहर निकल जाते हैं। और एडी के जो होते हैं हमारे विटामिन बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। विटामिन ई कहाँ से मिलता है हमें, हरी सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, गाजर से मिलता है, फलों से मिलता है, अंडे से मिलता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रात के समय इंसान को दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी भी कहाँ से मिलता है, हरी सब्जियों से
और दूध से मिलता है। इसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। बेरी बेरी बच्चों के अंदर कमजोरी आ जाती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी का मतलब जो स्किन होती है वो थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है और दांतों के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। डी कहाँ से मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। ये रिकेट्स बीमारी हो जाती है। इसमें हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, घुटनों की हड्डियाँ, शरीर की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। विटामिन के कहाँ से मिलता है? गोभी से मिलता है। पत्ता गोभी जो होती है, पत्ता गोभी, और इसकी कमी से भी शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाता है, स्किन में कमज़ोरी आ जाती है। तो इस तरीके से आज मैंने बायोलॉजी का ये पोर्शन कराया, आप लोग इसको पढ़ेंगे। कल मैं इससे आगे कराऊंगा हार्ट क्या होता है, हार्ट के फंक्शन कैसे होते हैं, पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे। ई विद्या ऐप को डाउनलोड कर लेंगे या फिर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। ओके, थैंक